हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी में जो हमारा चैप्टर था भाषा अधिगम एवं अर्जन, उसका पार्ट 9 कंप्लीट करेंगे। और संपूर्ण पेडागोजी की प्लेलिस्ट हमारे चैनल में आप लोगों को मिल जाएगी, जो लोग नए हैं जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है 161 नंबर 160 क्वेश्चन हम लोग को कंप्लीट हो गए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया इसमें से, कक्षा 7 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पास के किसी एक शहर घूमने जाने की योजना बनाने के लिए कहती है। विद्यार्थियों को अपनी योजना की शुरुआत बस के आरक्षण आदि से करनी है। विद्यार्थी इस काम को 5-5 के समूह में करेंगे। बाद में यह समूह भ्रमण योजना साझा करते हैं तथा अंतिम प्रारूप बनाते हैं। भाषा शिक्षण अधिगम को यह कार्य क्या कहलाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि क्लास 7 की कोई शिक्षिका थी जो अपने बच्चों को पढ़ाती है और क्या करती है, फिर वो कहीं घूमने का प्लान बनाती है। उसमें से 5-5 के समूह में जो है बच्चे क्या करते हैं, भ्रमण योजना के जो है भ्रमण योजना बनाते हैं और उसको अपने एक दूसरे से साझा करते हैं, जो बातचीत होती है। तो यहाँ पे पूछा गया कि यह कार्य क्या कहलाएगा। तो इस कार्य को कहा जाएगा कि भाषा अधिगम के कार्य। क्या कहलाएगा ये कार्य जो है, जो बच्चे कर रहे हैं, जो योजना बना रहे हैं, तो कहलाएगा भाषा अधिगम के कार्य। और देखो सीटेट 2021 में पूछा गया है सेकंड पेपर में। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे पहले हम लोग इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से छात्रों में एक अनुभूति जागृत होती है जिससे भारत की विभिन्नताओं जैसे कि भाषा, संस्कृति, इतिहास और प्रकृति रूप को व्यक्तिगत रूप से जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों में समूह में रहने की प्रवृत्ति, नायक बनने की क्षमता तथा आत्मविश्वास एवं भाईचारे की भावना प्रबल होती है। किसकी वजह से? शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी सुचारित साधनों के माध्यम से भाषा सीखते हैं, यह क्या कहलाता है। क्या सुचारित साधनों के माध्यम से जब भाषा सीखते हैं तो उसे बोला जाता है भाषा का अधिगम। क्या बोलते हैं उसको भाषा का अधिगम बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, संरचनाओं के बारे में ज्ञान वर्णन करना। संरचनाओं के बारे में ज्ञान वर्णन करना, सीमित अभ्यास में इसे लागू करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। संरचनाओं के बारे में जो ज्ञान होता है उसका वर्णन करना, सीमित अभ्यास में इसे लागू करना क्या कहलाता है। तो इसे बोला जाता है घोषणात्मक ज्ञान। क्या बोलते हैं इसको घोषणात्मक ज्ञान बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया गया है, जैसे कि घोषणात्मक ज्ञान, जिसे वर्णनात्मक ज्ञान या प्रस्तावनात्मक ज्ञान भी कहते हैं। अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि प्रस्तावनात्मक ज्ञान या फिर वर्णनात्मक ज्ञान किसे कहते हैं, तो बताएंगे हम लोग जो घोषणात्मक ज्ञान होता है उसको ही वर्णनात्मक ज्ञान या फिर उसे ही प्रस्तावनात्मक ज्ञान कहा जाता है। उस प्रकार का ज्ञान है, ये जो घोषणात्मक ज्ञान है उस प्रकार का ज्ञान है जो अपने मूल स्वभाव द्वारा घोषणात्मक वाक्यों और सूचनात्मक प्रस्तावनाओं में प्रकट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षार्थी उपलब्धियों के उन स्तरों को दूसरों की मदद से प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें वह अकेले अपने आप नहीं प्राप्त कर पाते। भाषा अधिगम में यह धारण किस रूप में जानी जाती है। अब यहाँ पे क्या बताया कि जो शिक्षार्थी होते हैं वह उपलब्धियों को, जैसे कुछ चीज़ें हैं खुद से नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो वह किसी और के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं, कोई और उन्हें सहारा दे देता है तो वह चीज़ वो प्राप्त कर लेते हैं। तो यह धारणा किस रूप में जानी जाती है, तो इसे बोलते हैं सहारा देने संबंधी परिकल्पना। क्या बोलते हैं इसको? सहारा देने संबंधी परिकल्पना बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भाषा अधिगम में अंतःक्रिया परिकल्पना का क्या अर्थ है। यहाँ पे पूछा गया कि भाषा जो अधिगम होता है, भाषा अधिगम में अंतःक्रिया परिकल्पना से क्या तात्पर्य होता है। तो यहाँ पे अंतःक्रिया से तात्पर्य होता है शिक्षार्थियों को द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए निवेशों पर आधारित अंतःक्रिया करानी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा
कि जो अंतःक्रिया परिकल्पना से क्या तात्पर्य है कि शिक्षार्थियों को द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए निवेशों पर आधारित अंतःक्रिया करनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं, जैसे कि भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया नियमबद्ध होती है। बालक जब दूसरी भाषा सीखता है तो उसे अंतःक्रिया परिकल्पना या फिर आपसी संवाद स्थापित करना पड़ता है। अंतःक्रिया परिकल्पना क्या मतलब होता है? आपसी संवाद मतलब आपस में बातचीत करना स्थापित करना पड़ता है जब क्या होता है, बालक जो होता है दूसरी भाषा सीखता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आदर्श स्थिति में अधिगम प्रतिफल के बारे में क्या सही है? आदर्श स्थिति में अधिगम प्रतिफल के बारे में यहाँ पे क्या सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगम उद्देश्यों से मेल खाते हों। क्या है कि अधिगम उद्देश्यों से मेल खाते हों। अब देखो इसकी व्याख्या देखते हैं, जैसे कि अधिगम उद्देश्यों से मेल खाते हों, यही आदर्श स्थिति में अधिगम प्रतिफल कहलाते हैं। अधिगम प्रतिफल कक्षा आधारित प्रक्रिया के छोटे लक्ष्य हैं जो बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए गुणात्मक या मात्रात्मक तरीके से मापने योग्य बनाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भाषार्जन के संदर्भ में सजातता से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे सजातता का मतलब होता है कि मनुष्य की भाषा बोलने की स्वाभाविक योग्यता, उससे ही सजातता कहा जाता है। मनुष्य में क्या होती है, जो भाषा बोलने की स्वाभाविक योग्यता होती है उससे ही सजातता कहा जाता है। और देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, जैसे कि भाषार्जन का सिद्धांत। भाषार्जन का सिद्धांत किसने दिया? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो बताएंगे चॉम्स्की ने दिया था। किसने दिया था? चॉम्स्की ने दिया था। उनके अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। उन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का नियम बताते हुए बताया था कि बच्चे एक निश्चित समय में अनुकरण द्वारा भाषा नियम जानकर धीरे धीरे सही वाक्य बनाना सीख जाते हैं और नए शब्द भी सीख जाते हैं। यह किसने कहा था? यह कहा था चॉम्स्की ने। अगर पूछा जाए आपसे कि भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया तो बताएंगे चॉम्स्की ने दिया था। अगर वहीं पे पूछ लिया जाए कि सार्वभौमिक व्याकरण का नियम किसने दिया, तब भी बताएंगे चॉम्स्की ने। उसके बाद अगर ये कथन पूछ लिया जाए आपसे कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यह कथन किसने बताया था या फिर किसने दिया था, तब भी बताएंगे चॉम्स्की ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रतिफल के बारे में सही नहीं है? अब यहाँ पे क्या बताना कि सही नहीं है। अधिगम प्रतिफल उद्देश्यों के अनुसार होने चाहिए। अधिगम प्रतिफल अधिगम उद्देश्यों की तुलना में कहीं अधिक ऊंचे स्तर के हैं। अधिगम उद्देश्य अधिगम प्रतिफलों की तुलना में कमतर हैं। अधिगम प्रतिफलों के उद्देश्य, अब यहाँ पे डी नंबर जो ऑप्शन है, अधिगम प्रतिफलों के उद्देश्यों के साथ कोई संबंध नहीं है। अब यहाँ पे क्या बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो हमारा दिया गया है, अधिगम प्रतिफल उद्देश्यों के अनुसार होना चाहिए, ये ऑप्शन क्या है? गलत दिया गया। जो बाकी ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन क्या है? एकदम सही दिए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अपने पिता के स्थानांतरण के कारण सुमी छांग कोहिमा से मैसूर आई है। कहाँ से? कोहिमा से मैसूर आई है। उसने इस स्थान की भाषा कन्नड़ बहुत अच्छी तरीके से सीख ली है। आप इस स्थिति को किस रूप में वर्णित करेंगे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषार्जन। क्या हो जाएगा इसका? जो है भाषार्जन ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सुमी छांग कोई लड़की थी, वो क्या होती, कोहिमा से मैसूर आई और वह कन्नड़ भाषा बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे भाषार्जन बोलेंगे। क्योंकि जो चॉम्स्की ने बताया था कि बच्चों में भाषार्जन की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा व भाषा की समृद्धता बनाम गलतियां पर आपका तर्क होगा। बच्चों की भाषा व भाषा की समृद्धता बनाम गलतियों पर आपका तर्क क्या होगा? तो यहाँ पे जो हमारा तर्क होगा वो क्या होगा? एक शिक्षक का मतलब तर्क क्या होगा? गलतियाँ सीखने के लिए एक और नया अवसर प्रदान करना है।
क्या गलतियां सीखने के लिए एक और नया अवसर प्रदान करना है। अब देखो इसकी व्याख्या देखते हैं, जैसे कि बच्चों की भाषा व भाषा की समृद्धता बनाम गलतियां पर सही तर्क होगा कि गलतियां सीखने के लिए एक और नया अवसर प्रदान करती हैं, क्योंकि गलतियों से बच्चे सीखते हैं तथा उनमें स्वयं करके सीखने तथा दोबारा गलती नहीं करने का विकास होता है एवं सीखा हुआ ज्ञान स्थायी हो जाता है। सीखा हुआ ज्ञान कैसे स्थायी होता है? जब बच्चे गलती कर करके सीखते हैं तो ज्ञान होता है हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है कि भाषिक निवेश भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया कि निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है कि भाषिक निवेश भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। मतलब इसमें क्या बताना कि जो अधिगम प्रतिफलों को सही तरीके प्राप्त करने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा एक चरण आगे होना चाहिए। इसको क्या होना चाहिए? एक चरण आगे होना चाहिए। निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है कि भाषिक निवेश भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से एक चरण आगे अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मिश्रित अधिगम कौन सा है? अब यहाँ पे बताना कि मिश्रित अधिगम कौन सा है, तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पारंपरिक अधिगम और वेब आधारित ऑनलाइन उपागम का मिश्रण। उसमें क्या हो? पारंपरिक अधिगम भी हो और वेब आधारित जो ऑनलाइन उपागम है उसका जो मिश्रण होता है उसे मिश्रित अधिगम के नाम से जाना जाता है। अब देखो यहाँ पे मिश्रित अधिगम के बारे में कुछ पॉइंट बताए गए हैं, जैसे कि मिश्रित अधिगम एक अभिनव अवधारणा है। यह वो संकल्पना है जो कक्षा और आईसीटी समर्थित शिक्षण दोनों में, ऑफलाइन शिक्षण और ऑनलाइन शिक्षण में भी पारंपरिक शिक्षाओं के लाभों को श्रेष्ठ बनाती है। इसमें सहयोगी अधिगम, रचनात्मक अधिगम सीखने और कंप्यूटर सहायक अधिगम की क्या होती है? गुंजाइश रहती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है या फिर बाल केंद्रित कक्षा कौन सी है इसमें से? अब यहाँ पे देखो ऑप्शन बताए गए हैं, जिस कक्षा में अध्यापक निर्णय लेते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा काम अध्यापक कर रहा है और इसमें पूछा गया कि शिक्षार्थी केंद्रित बताना है यहाँ पे, जिसमें अधिगम का समग्र उत्तरदायित्व अध्यापक पर होता है। तो ये भी क्या है? ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें से जो मुख्य जो पॉइंट किसके बारे में बताया गया? अध्यापक के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला इसमें से दिया गया है कथन जो है सी नंबर ऑप्शन है, जिसमें विद्यार्थियों की बहुत कम संख्या पर ध्यान दिया जाता है और अधिकांश विद्यार्थियों की अनदेखी की जाती है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये कक्षा कहाँ से छात्र केंद्रित हो जाएगी जब यहाँ पे विद्यार्थियों पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन है, जिसमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस कक्षा में शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जाता है वही कक्षा कैसी कहलाएगी? वही कक्षा बाल केंद्रित या फिर छात्र केंद्रित कक्षा कहलाएगी। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे, स्टीफन क्रेसन के अनुसार यदि एक शिक्षार्थी आई की अवस्था में है तब I+1 स्तर के किस प्रकार के निवेश से अर्जन संभव है? तो यहाँ पे I+1 स्तर के प्रकार के निवेश से अर्जन संभव है। तो यहाँ पे I+1 अगर स्तर किसी को करना है तो वो कैसा निवेश होगा? अबोधगाम्य निवेश होगा। कैसा होगा? अबोधगाम्य निवेश होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ फैक्ट बताए गए हैं, जैसे कि क्रेसन का इनपुट परिकल्पना यह बताता है कि शिक्षार्थी भाषा के अपने ज्ञान में प्रगति करते हैं जब वे भाषा इनपुट को समझते हैं जो उनके वर्तमान स्तर से थोड़ा अधिक उन्नत है। क्रेसन ने इनपुट के इस स्तर को I+1 कहा, जहाँ I का मतलब होता है शिक्षार्थी के अंतर्भाषा और +1 भाषा अधिग्रहण का अगला चरण है। अब क्वेश्चन देखो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि I+1 दे देगा आपको, फिर पूछेगा यहाँ पे कि I का मतलब क्या होता है। तो I का मतलब क्या है? शिक्षार्थी के अंतर्भाषा है, और जहाँ पे +1 है इसका मतलब क्या है? भाषा अधिग्रहण का यह अगला चरण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
भाफर्जन के बारे में क्या सही है? भाफर्जन के बारे में क्या सही है? तो यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्वाभाविक और अवचेतन में है। भाफर्जन कैसा होता है? स्वाभाविक और अवचेतन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे, आरंभिक वर्षों के दौरान बच्चे दीवारों, फर्श, कागज आदि पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं, यह क्या है? तो यह क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आरंभिक साक्षरता का भाग है। क्या है? यह आरंभिक साक्षरता का भाग है। जब बच्चे दीवारों या फिर फर्श या फिर कागज पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं, उसे आरंभिक साक्षरता के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में कौन सा सही नहीं है? यदि अवसर और परिवेश दिया, सभी बच्चे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं, ये बिल्कुल सही पॉइंट दिया गया है। प्रथम भाषा दूसरी भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है, ये क्या? ये बिल्कुल गलत कथन दिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये गलत कथन दिया गया और बाकी सारे सही होंगे, तो यहाँ पे सी और डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे प्रथम भाषा जो होती है दूसरी भाषा के अधिगम में व्यवधान नहीं डालती है, बल्कि उसकी क्या करती है? सहायता करती है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन ये क्या है? बिल्कुल गलत दिया गया है, और जो बाकी ऑप्शन ये है, ये तीनों ऑप्शन सही दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखो, घुमाकर फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, भाषाओं के अधिगम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? मातृभाषा बेहतर संज्ञानात्मक वृद्धि में मदद करती है, बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है, मातृभाषा दूसरी भाषाओं के अधिगम को बाधित करती है, ये बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि जो मातृभाषा होती है दूसरी भाषाओं के अधिगम को बाधित नहीं करती है, बल्कि दूसरी भाषा सीखने में क्या करती है? उसकी सहायता करती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन गलत दिया गया है। उसके बाद सी ऑप्शन, डी ऑप्शन ये बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया नहीं है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो है नहीं है, तो क्वेश्चन के अनुसार जो है यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशा है? तो भाषा के साथ संलग्नता से जो तात्पर्य होता है वो होता है कि शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते और सीखते हैं, उससे ही भाषा के साथ संलग्नता कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भाषार्जन होता है तब, भाषार्जन कब होता है? जब बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। जैसे क्या होता है, छोटा बच्चा होता है और जिसके परिवेश होता है, जो पर्यावरण उसका होता है, जिसके माता पिता जो लैंग्वेज बोलते हैं, तो बच्चा प्राकृतिक रूप से नेचुरल तरीके से उसी भाषा को बोलने लगता है, यही क्या कहलाता है? यही भाषा अर्जन कहलाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, और बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।